नमस्कार, मी आबा माळकर. आपण पाहतात लक्षवेध 2020. मित्रांनो, आज आपल्या सोबत एक ज्येष्ठ आणि ज्यांचा चौफेर अभ्यास आहे, ज्यांनी हिंदू धर्माबद्दल खूप वेगवेगळ्या देशात जाऊन म्हणजे एकूण 59 देशांमध्ये जाऊन अभ्यास केलेला आहे, असे जितेंद्र प्रताप सिंग आज आपल्या बरोबर आहेत. आणि ते बेसिकली आपल्याशी बोलणार आहेत उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीबद्दल. ते मूळचे गोरखपूर उत्तर प्रदेशचे आहेत, पण सध्या व्यवसायाच्या निमित्ताने अहमदाबाद मध्ये राहतात. त्यांनी MBA केलेलं आहे. त्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन मिरट युनिव्हर्सिटी मधून केलेलं आहे. तर असे चौफेर व्यासंगी असलेले जितेंद्र प्रताप सिंग आज आपल्याशी चर्चा करणार आहोत. जितेंद्र जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार. जितेंद्र जी, अभी तो उत्तर प्रदेश में निवडणूक प्रचार चरण सीमा पे है और ऐसा माहौल बनाया गया है मीडिया द्वारा महाराष्ट्र में कि मानो योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े संकट में. तो क्या ऐसा आपको लग रहा है? सर, अभी मैं कुछ ही महीने पहले उत्तर प्रदेश जाके आया और मेरी एक आदत है कि जब भी मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ तो मैं अपना गृह नगर सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि मेरे रिलेटिव्स बनारस में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, फैजाबाद में भी हैं, तो मैं सब जगह घूमता हूँ. और मैंने चूंकि मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया और आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया, तो मेरे फ्रेंड्स सभी जगह पे हैं, मेरी सबसे बातचीत भी होती है. तो मैंने ये देखा है कि एक झूठ फैलाया जा रहा है. ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी के द्वारा मीडिया में काफी पैसे पंप किए गए हैं. आपको ये पता होगा कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब उन्होंने कई पत्रकारों को बैकडोर से काफी लाभ दिया. NDTV के जो ब्यूरो चीफ थे कमाल खान, वह बटलर हाउस पैलेस में रहते थे जो कैबिनेट मंत्रियों के रहने के लिए बना हुआ है. अच्छा. काकोरी के पास उन्हें 10 बीघे जमीन दी गई थी जहां पर उन्होंने अपना आलीशान फार्म हाउस बनाया है. कोई भी जाके काकोरी में देख सकता है. रोहिणी सिंह जो द वायर की पत्रकार हैं, उन्हें फ्लैट दिया गया है 2 BHK का फ्लैट परमानेंट. अरफा खानम, मतलब ऐसे कितने पत्रकारों के नाम बताऊं जो ये वामपंथी विचारधारा के हैं, जो या तो उन्हें यश भारती सम्मान देकर के उन्हें आजीवन पेंशन या 11 लाख रुपए दिए गए. तो ये सब जो पत्रकार है ये नमक का हक अदा करेंगे क्योंकि इन्हें ये पैसे से बिकने वाले पत्रकार हैं. रही बात मैं योगी आदित्यनाथ जी की बता दूं तो पिछली बार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे. बीजेपी सत्ता में अंतिम बार सत्ता में बहुत पहले थी. उसके बाद से मायावती जी मुख्यमंत्री रही, फिर अखिलेश यादव रही. 10 साल तक बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था. उसके बावजूद भी जनता ने 327 सीटें दिया था और उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह रिकॉर्ड है. मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो जो सहानुभूति पैदा हुई थी, उस सहानुभूति की लहर में भी कांग्रेस को इतनी बम्पर सीटें नहीं आई. अब उसमें अगर अब पिछले 5 साल से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बेहद शानदार तरीके से काम किया है. आज उत्तर प्रदेश के पास जो बीजेपी के पास अपना एक मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी है और बताने के लिए, जनता को बताने के लिए उनके काम भी है. तो मेरा ये मानना है, ठीक है उत्तर प्रदेश में थोड़ी जातिवादी व्यवस्था है, तो अगर कोई जातिवादी व्यवस्था से कुछ होता भी है तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये कोई पत्रकार ये सोच रहा है कि नुकसान होगा तो 25 सीट का नुकसान होगा. और मेरी ये गिनती है कि उत्तर प्रदेश में 300 के आसपास सीटें बीजेपी की आएंगी ही आएंगी, ये कंफर्म है. रही बात काम करने की, तो मैं आपको बताऊं आज उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार काम सड़कों का हुआ है. मतलब हमारा एक सपना होता था, मैं बताऊं आपको कि मैं गोरखपुर में रहता हूं और मेरा जो गांव है वो एक कुशीनगर जिले में कप्तानगंज के पास है. तो हम लोग अपने गांव जाने के लिए ट्रेन से जाते थे. इंतजार, मतलब गाड़ी से नहीं जाते थे हम लोग. दिन में देखते थे कि ट्रेन कब है, क्योंकि सड़क जैसी कुछ थी ही नहीं. और आज आप गाड़ी में आप चाय पीते जा सकते हैं और मेरी गारंटी है कि वह चाय छलके नहीं. और वहां से मैंने लाइव फेसबुक लाइव भी किया था. ये देखिए, और ऐसा जगह पर सड़कों को शानदार जाल बना है. और बड़े शहर हैं तो बड़े शहर से छोटे कस्बों तक की जो सड़कें हैं
मेन चीज एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे बना देना विकास नहीं है। आपको जो बड़े शहर है उन बड़े शहरों को छोटे शहरों से, फिर छोटे शहरों को कस्बों से, फिर कस्बों से गांवों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और यूपी में ये काम बेहद शानदार तरीके से हुआ है, जिस पर आज तक किसी भी सरकार ने काम नहीं किया था। दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो राशन जो गरीबों को कोविड काल में आपको भी बताया कि काफी लोग की नौकरी गई है, या जो दिल्ली मुंबई में मजदूरी करते थे वापस यूपी आ गए हैं। तो वहां पर हर महीने एक किट बना के यूपी सरकार के द्वारा दी जा रही है। ये किट भी बेहद शानदार, लोगों को मतलब एक इस मतलब संकट के समय में लोगों को काफी लाभ दे रहा है। दूसरा जो सबसे अच्छा जो काम हुआ है, न्याय कानून व्यवस्था। देखिए, ये एक बहुत पहले जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि सरकार जो है, सरकार का काम एक अच्छा गवर्नेंस देना है। सरकार एक अच्छी गवर्नेंस दे दे तो पब्लिक कैपेबल है अपना खुद का विकास करने में। क्योंकि सरकार मतलब हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस को सरकार नहीं चलाती। सरकार हमको एक एटमॉस्फेयर दे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ये रोड, सड़क, बिजली, पानी नहीं है। सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वह रोल अदा करता है कानून एवं व्यवस्था। एक समय यूपी कुख्यात था कि आप शाम को बाहर निकलते तो आपका किडनैप हो जाता था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। वहां पर जो अगर किसी को पता चल जाए कि इसके किडनैपिंग से सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे तो भी लोग उसको किडनैप कर लेते थे। तो ये आज जो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, वो सच में लोगों को भरोसा है पुलिस पर। आज कोई भी अपराधी अगर अपराध करता भी है तो मात्र कुछ ही समय में आप उसको अरेस्ट हो जाता है। तो ये चीज लोगों को सबसे। और दूसरी चीज, मैंने एक चीज और नोटिस किया हुआ है, उत्तर प्रदेश का सभी जिले का पुलिस ट्विटर पर है, सबके वेरीफाइड अकाउंट है। गोरखपुर पुलिस, लखनऊ, सभी जिले के ट्विटर पर है, सबके वेरीफाइड अकाउंट है। खुद उत्तर प्रदेश ट्विटर पर है वेरीफाइड अकाउंट के साथ। सारे पुलिस अधिकारी सभी के सभी वेरीफाइड अकाउंट के साथ ट्विटर पर है। अच्छा, आप एक बार कुछ भी आप ट्विटर पर टैग करके आप अपनी शिकायत या आपका जो भी है कहिए, विद इन सेकेंड्स में आपको उसका रिप्लाई आता है। क्योंकि मैं अभी एक्चुअली मैं जब गोरखपुर पिछले अभी कोविड के समय में मैं 3 महीने यूपी में था, एक्चुअली मेरा एक जमीन का मामला था उसके लिए। मैंने देखा कि हर एक जिले के मुख्यालय में एक बकायदा साइबर सेल बना हुआ था। पुलिस अधिकारी हमेशा कंप्यूटर पर बैठे हुए थे, कोई ट्विटर खोल के बैठा था, कोई अपना फेसबुक पेज खोल के बैठा था, और वह पूरे जुड़े हुए थे। और उनका काम यही होता था कि जो भी शिकायत ऑनलाइन आ रही है, जैसे किसी ने अगर ट्विटर पे मदद मांगी है या कहीं से मांगी है, उस पर इमीडिएट एक्शन। ये सब चीजें हम यूपी वालों के लिए एक सपना हुआ कर। इवन की मैं बताऊं, मैं तो गुजरात में रहता हूँ, मैंने भी कुछ प्रॉब्लम के लिए गुजरात पुलिस को टैग किया, वो सालों हो गए उसका कोई रिप्लाई नहीं। अच्छा, आप यूपी मुद्दे पे आप टैग करके देखिए, आपको विद इन 2 मिनट्स आपको रिप्लाई आ जाएगी, कार्रवाई होगी, फिर आपको ये बता दिया जाएगा। और उसी समय में और आपको बता रहा हूँ कि अभी पिछली बार जब मैं गोरखपुर में था तो आंधी तूफान आया था, तो मेरे घर के सामने का बिजली का पोल टूट गया था उस आंधी में। मैंने ट्विटर पर जो उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है, पूर्वांचल बिजली विभाग, उसको मैंने टैग करके फोटो खींच के भेजा कि भाई ये मेरे घर के सामने का बिजली का पोल खत्म हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को 11 बजे मुझे फोन आया, तो मैंने बताया कि सर मैं हमारा पूरा घर अंधेरे में है, बगल का मतलब 2 घर अंधेरे में। रात को 11 बजे लोग आए, पोल लेके आए, और रात को 11 बजे पोल लगा के गए। फिर मुझे 1 बजे रात को फोन आया कि क्या आपकी समस्या सही होगी? मैंने कहा जी सर सही होगी। फिर उसके बाद मैंने उसका भी मैंने ये कहा कि भाई ये चीजें तो मैंने एक डेवलपमेंट स्टेट मतलब डेवलप्ड स्टेट में भी नहीं देखी, जो ये सब चीजें योगी जी कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक ये सब चीजें मतलब समझ रही है कि ये क्या उसको क्या अभी ये मिला है। और इतना जितना योगी जी ने 5 सालों में डिलीवर किया है, उतना किसी भी सरकार ने डिलीवर नहीं किया, ना कोई कर सकता। अच्छा, मेरा अगला सवाल उसी सिलसिले में है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी ने किया हुआ विकास या अखिलेश का जातीय समीकरण, कौन सा मुद्दा हावी रहेगा?
देखिए, पूरी तरह से योगी जी का विकास हावी होगा, क्योंकि लोगों ने, उत्तर प्रदेश में लोगों ने जातिवाद का जो दंश है, जो जहर है, वह लोगों ने झेल लिया है। कभी जातिवाद से किसी का भला, मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ये ओम प्रकाश राजभर हो या कोई भी जो एक जातिवादी, जो एक अपनी जाति का, भारत में जो कानून मतलब जो राज्य चलता है वह संविधान के अनुसार राज्य चलता है। सपोज कि कोई भी और जो भी मंत्री शपथ लेता है, वो शपथ में लिखा रहता है कि वह बिना किसी भी द्वेष, राग द्वेष, भेदभाव के बगैर काम करेगा। तो कोई भी सरकार, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे गांव में सड़क बन रही है, तो कोई भी सरकार ये सड़क ऐसी बना ही नहीं सकती कि ये सड़क सिर्फ फलाने जाति के लिए है। अगर बिजली 24 घंटा करेगी तो ये नहीं कह सकती कि केवल फलाने जाति के घर में 24 घंटे बिजली आएगी। कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो हाँ, ये जरूर है कि अखिलेश यादव जी ने उनके समय में जितनी भी भर्तियां हुई थी, वह एक खास जाति के लोगों को भर्तियां की थी, लेकिन लोगों ने खूब पैसे भी दिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुफ्त में किया था। इसमें क्या था कि उनकी जाति के जो पैसे वाले लोग थे वह तो मलाई खा गए, लेकिन उनकी जाति के जो गरीब लोग थे, जो पैसे, क्योंकि सभी चीज दलालों के थ्रू हुआ, लेकिन लोगों को नुकसान ये हुआ कि आजकल कोर्ट केस है, लोग कोर्ट में गए, सारी भर्तियां निरस्त हो गई, लोगों के पैसे भी गए और भविष्य भी बर्बाद हुआ। तो जातिवाद का जो जहर है वो हम झेल चुके हैं, और ये जहर अभी गुजरात के अंदर भी कांग्रेस ने खड़ा किया था। हार्दिक पटेल को 18 लोग शहीद हुए, बड़ी बड़ी बातें की गई। आज हार्दिक पटेल करोड़ों रुपए के आलीशान बंगले में रह रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, जेट प्लेन से चल रहे हैं। आज आम जो गुजरात का जो पटेल है वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमको जातिवाद के जहर में ढकेल कर, और हमारे जो ठेकेदार हैं वो तो मौज कर रहे हैं। ये चीज हम सबने यूपी में भी देख ली है। अब मैं ये जातिवादी लोगों की मैं हकीकत बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक चैनल पर ओम प्रकाश राजभर से ये पूछा गया कि आप अखिलेश यादव का कोई एक काम बता दीजिए जो उन्होंने गैर यादव ओबीसी के लिए किया हो। ओम प्रकाश राजभर नहीं बता पाए। तो मुझे नहीं लगता कि यूपी में अभी जातिवाद चलेगा, और ये जातिवाद का समीकरण ऐसा सब कुछ एक ध्वस्त हो चुका है। लोगों को विकास चाहिए और लोगों को रोजगार चाहिए। अगला सवाल ये है कि क्या ये इस चुनाव में मुस्लिम और जाट भाजपा को वोटिंग करेंगे? पहले मैं जाट पे आता हूँ, फिर उसके बाद मैं मुस्लिम पे आऊंगा। जाट कम्युनिटी ये नहीं भूली है जो मुजफ्फरनगर में 2 जाट भाई, सचिन और दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके साथ हुआ। एक मुस्लिम उनकी बहन के साथ छेड़खानी करता था। उनकी बहन पढ़ने जाती थी कॉलेज में, वह घर आकर अपने भाई को बताई कि भैया मैं जब पढ़ने जाती हूँ तो बगल के गांव का शहजाद मेरे साथ छेड़खानी करता है। तो ये दोनों भाई उसको समझाने गए कि भाई ये गांव की लड़की जैसे मेरी बहन वैसे तुम्हारी बहन है। तो वहां पर उन दोनों भाइयों को घेर कर और दौड़ा दौड़ा कर कत्ल किया गया, तलवार से कत्ल कर दिया गया। 2 सगे भाई, 2 जाट थे। उनके कत्ल होने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा था। उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, आजम खां पूरी सरकार चलाते थे। आजम खां ने वहां का जो पुलिस अधिकारी और एसपी और जिलाधिकारी था, जो उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था, उन तीनों का ट्रांसफर करवा दिया। उसके बाद इसके विरोध में जाट लोगों ने एक जाट महापंचायत बुलाई। फिर वह पंचायत, जब पंचायत खत्म होने के बाद जाट लोग अपने घर जा रहे थे तो घात लगाकर उनके ऊपर हमला किया गया। कई और लोग मरे, उनकी ट्रैक्टर टालियां फूंक दी गई। और इस जाट महापंचायत के विरोध में मुस्लिमों ने एक अपनी मुस्लिम महापंचायत बुलाई, और उस मुस्लिम महापंचायत में उसके तमाम वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी, देखिए जातिवाद का जहर सिर्फ हिंदुओं में है, मुस्लिम के अंदर न जातिवाद का जहर है, न ही उनके अंदर ये कोई देखता है कि भाई ये दूसरी पार्टी में, मतलब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता, कांग्रेस के मुस्लिम नेता, बसपा के मुस्लिम नेता सब इकट्ठे होकर मंच पर आए और उन्होंने जहर उगला। उसके बाद से फिर उन्होंने छुटपुट हमले भी किए। फिर नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सब लोग अपनी जाति भूल गए,
चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गुर्जर हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, सबने अपनी जाति भूल करके उन्होंने प्रतिकार किया। नतीजा ये हुआ कि मुजफ्फरनगर का जो एक दंगा है वह हुआ और बड़े लंबे समय तक दंगा चला, काफी मतलब वो हुआ। तो जाट वह जख्म नहीं भूला है कि अच्छा उस वक्त जाटों के साथ खड़ा कौन था? संगीत सोम जो बीजेपी के नेता हैं, पूरे बीजेपी के नेता, बीजेपी उनके साथ खड़ी थी। और कितने लोग 6-6 महीने 1-1 साल जेल में गए बीजेपी के लोग। उस वक्त आज जो जाटों के तथाकथित जयंत चौधरी हैं वो मौज कर रहे थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया। समाजवादी पार्टी में उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे जहां तक लगता है कि आदमी की एक नेचर होता है गॉड गिफ्टेड, कि वह उसे कभी नहीं भूल सकता जो विपत्ति में उसका साथ दिया हो। देखिए, सुख में साथ देने वाले को एक पल को हम भूल जाते हैं, लेकिन यदि मैं विपत्ति में हूँ, उस वक्त मेरे साथ कौन खड़ा है, किसने मेरा साथ दिया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और ये हर व्यक्ति की ये एक नेचर होती है। बहुत से है तो ये आप भूल जाइए कि जाट बिरादरी बीजेपी को वोट नहीं देगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे राकेश टिकैत है, आपको पता होगा राकेश टिकैत 3 बार चुनाव लड़े हैं, 3 बार, तीनों बार वो जाट बहुल से चुनाव लड़े, तीनों बार उनकी जमानत जब्त हुई। तो ये लोग मतलब कुछ भी इनका कोई राजनीतिक वजूद इनका नहीं है, ये सिर्फ अपना वजूद बढ़ाने के लिए ये हुए हैं। और दूसरा एक चीज मैं बता दूं कि जाट लोगों को बीजेपी ने जितना सम्मान दिया है और जितने बड़े बड़े पद दिए हैं, उतना पद किसी ने नहीं दिया है। और मैं बताऊं, जाटों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात बहुत पहले 70 के दशक में चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनने वाले थे। अरे सॉरी, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनने का उनका था, प्रधानमंत्री बनने का था। इन मौके पर मुलायम सिंह यादव ने उनको धोखा दे दिया और चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री पद की बात चल रही थी। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में जब सरकार मतलब जब ये मुलायम सिंह के पहले के दौर की मैं बात बता रहा हूँ, अजीत सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित हो चुके थे। एक्चुअली केंद्र में जो सरकार थी वो जनता दल की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी नहीं बनाई थी। मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर की पार्टी में थे, उसका नाम था समाजवादी जनता दल, सजपा, समाजवादी जनता पार्टी, सजपा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात थी और चौधरी अजीत सिंह का नाम चंद्रशेखर जी ने फाइनल कर दिया था। तब मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक गुरु चंद्रशेखर के पीठ में छुरा भोंका और अजीत सिंह के पीठ में छुरा भोंका और अपनी नई पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि ये लोगों ने सदैव जाटों के साथ धोखा किया है, उनकी पीठ पर छुरा भोंका हुआ है। बीजेपी में आप देख लीजिए, कृषि मंत्री संजीव बालियान जाट हैं, संगीत मतलब चाहे योगी जी, इनको इतना सम्मान दिया गया है। और दूसरी मैं बात बताऊं, आप गूगल पर अभी आप सर्च कर लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी टिकट जाट लोगों को दिया है समाजवादी पार्टी ने, आप चौंक जाएंगे। जिस क्षेत्र में जाट 60% से भी ज्यादा है, उस क्षेत्र में भी इन लोगों ने मुस्लिम को टिकट दिया है, जाट को टिकट नहीं दिया है। अच्छा। और तो और जो चौधरी चरण सिंह जी का जो परंपरागत सीट हुआ करता था बागपत, जब उनका गांव है, उस सीट से भी इन्होंने मुस्लिम को टिकट दिया है। अच्छा। पिठौर से मुस्लिम को दिया है, शाहिद मंजूर को। फिर मतलब इन्होंने तो जाट ये समझ रहा है कि उसको वापस वही दिन देखना पड़ेगा जो दिन वो देख चुका है। तो आप ये भूल जाइए कि जाट कम्युनिटी समाजवादी पार्टी या जयंत चौधरी के साथ, जाट कम्युनिटी बीजेपी के साथ है। रही बात मुस्लिम की, तो मुस्लिम में एक्चुअली 2 समुदाय होते हैं, सिया और सुन्नी। और उत्तर प्रदेश में सिया समुदाय बहुत ज्यादा है। अच्छा। और सिया समुदाय हमेशा बीजेपी का वोटर रहा है। ये तब से हुआ है, आपको याद होगा जब मुहर्रम का जुलूस निकलता था तो सिया लोग अपना एक जुलूस निकालते थे, जो वो मातम वाला जुलूस निकालते थे। तो लखनऊ में जब जुलूस निकालते थे तो सुन्नी लोग उस पर हमले कर देते थे। फिर जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने पूरी सख्ती की। उसके बाद से सिया लोग
जो उनके जो रीति रिवाज होते हैं उसको फॉलो कर पाए। तब से सिया समुदाय हमेशा बीजेपी के साथ है। सिया समुदाय ज़्यादा वो नहीं है। रही बात मुस्लिम समुदाय की, तो मैं आपको बताऊं, मुस्लिम समुदाय अभी खुद भी कंफ्यूज है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी होती है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और वह किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाते। मतलब अभी एक चैनल पर AIM का प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से पूछ लिया, यूपी में मुस्लिम आबादी है 30%, यादव आबादी है 14%। MLC जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जब आपने MLC बनाए, MLC का जनरली यूपी चुनाव वो तो पार्टियां मनोनीत करती हैं, तब आपने 18 यादव को MLC बनाया और सिर्फ 3 मुस्लिम को MLC बनाया। तो अखिलेश यादव तो इसका जवाब नहीं देता। तो जहां तक मैं समझता हूँ यूपी में मुस्लिम वोट बिखरा हुआ है और मुस्लिम वोट और जो आजकल ओवैसी जो अपने तर्क रख रहे हैं वह तर्क भी काफी एक मतलब एक लॉजिकल तर्क है कि ओवैसी ने तो एक जगह ये भी कहा कि भाई दंगों की हिस्ट्री देखो तो जब जब यूपी में बीजेपी सत्ता में आई है तब तक तो दंगे नहीं हुए। दंगे तभी यूपी में हुए जब जब या तो कांग्रेस सत्ता में रही हो या समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर भी यूपी में काम नहीं करेगा, मुस्लिम फैक्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, इनकी कुछ सीटें हैं तो वहां पर क्या होता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, MIM, बसपा सभी की सभी मुस्लिमों को टिकट देती है, बीजेपी हिंदू को टिकट देती है। तो उस वक्त क्या होता है कि हिंदू लोग अपनी जाति भूल जाते हैं, तो हिंदू का वोट एकमुश्त हिंदू प्रत्याशी को पड़ता है, मुस्लिम का वोट बढ़ जाता है, नतीजा बीजेपी जीत जाती है। अच्छा। तो याद होगा तो जो इनका इस्लामिक बहुत बड़ा केंद्र है देवबंद, पता होगा देवबंद हिंदू है, जहाँ पर 60-70% मुस्लिम आबादी है, वहां से विधायक हिंदू है, बीजेपी का है। उसमें वही हुआ था क्योंकि सारी पार्टियों ने ये गणित लगाया कि 70% मुस्लिम है तो सबने मुस्लिम को टिकट दिया, बीजेपी ने हिंदू को टिकट दिया। हिंदू के अंदर क्या होता है कि जब हिंदू बहुमत में, जिस क्षेत्र में हिंदू बहुमत में होता है वहां वह अपने आप को ये सोचता है कि भाई मैं यादव हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। लेकिन जहां हिंदू कम हो जाता है, मुस्लिम ज्यादा हो जाते हैं, तब हिंदू डर जाता है, तब हिंदू ये सोचता है कि उसे संगठित होना पड़ेगा। ये फैक्टर है। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल पूछना है, जो शेतकरी आंदोलन हुआ है उसका इम्पैक्ट कितना होगा इस चुनाव में? किसान आंदोलन जो हुआ है, सरकार ने तो कृषि कानून वापस ले लिए हैं और जो कई टीवी चैनलों पर इन किसान नेताओं से उस बिल की बात की गई, किसी ने उसका जवाब नहीं दे पाया। आपके राजस्थान में आपको पता है अभी तक 157 किसानों की जमीन नीलाम करवा दी गई। और आज के अखबार में अभी एक खबर है जो मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी डाला है, एक ऐसे किसान की जमीन नीलाम की गई है जिस किसान के 3 बेटे थे, एक बेटा सीमा पर शहीद हुआ है, एक बेटा कैंसर से पीड़ित है और एक बेटा लकवाग्रस्त है। अच्छा। ये जो अशोक गहलोत अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने नीलामी रोकने का आदेश दे दिया है, जबकि बैंक सरफेसी एक्ट 2002 जो कांग्रेस सरकार ने बनाया है, उस एक्ट के तहत राज्य सरकार के पावर में ये है ही नहीं कि वह बैंक में गिरवी रखी किसी जमीन को नीलामी से रोक दे। तो अशोक गहलोत भी किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। तो जनरली ये है कि जो अभी देखिए, अभी सोशल मीडिया है, किसान भी समझदार हैं, किसान ये देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में क्या है। और आपके महाराष्ट्र में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो शरद पवार हैं, उन्होंने बहुत पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया ही हुआ है, ये है। अब एक्चुअली किसान आंदोलन को इन लोगों ने बहुत धूर्तता पूर्वक जाट आंदोलन बनाने की कोशिश किया है। अच्छा। अब देखिए, एक छोटे से एरिया में ही ये सीमित रहा। मतलब जाट बनाम सिख, मतलब सिख। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा खेती पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, जहाँ की जमीनें बहुत, मतलब बनारस, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, इन सब एरिया में तो कहीं भी आपको आंदोलन दिखा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पर सिख कम्युनिटी, लखीमपुर वगैरह में जहाँ पे है, वहां पे हुआ।
तो यह एक खालिस्तानी साजिश थी, ये कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। अच्छा, राइट। जितेंद्र जी, आपने हमारे चैनल पे आके उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में जो सविस्तर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मित्रांनो, लक्षवेध 2020 हा चॅनल जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आपल्या मित्र परिवाराला या चॅनल बद्दल सांगा। धन्यवाद।